दोस्तों आ गई है करादा सगाशी द लास्ट नाइट, एक लेटेस्ट जापानीज हॉरर मूवी। और अगर आपको याद हो तो मैंने सालों पहले एक्सप्लेन किया था करादा सगाशी को, और उसी मूवी का ये दूसरा पार्ट है। चिंता मत करो, आप सब समझ जाओगे इस वीडियो में ही, अगर पुराना पार्ट नहीं भी देखा है तो। ये कहानी होने वाली है कुछ स्कूल के बच्चों की जो फंस जाएंगे बॉडी सर्च नाम के एक गेम में, जहां उन्हें ढूंढनी होगी एक श्रापित लाश। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आकर, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा करादा सगाशी द लास्ट नाइट मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक डिमोनिक रिचुअल को दिखाते हुए, जहाँ पे कुछ अजीब कल्ट वाले एक लाल पत्थर के आसपास खड़े थे और वो एक मरी हुई लड़की को खून पिला रहे थे। दोस्तों ये सब कुछ जुड़ा हुआ था करादा सगाशी के श्राप से। देन हम देखते हैं पहले पार्ट के रीकैप को। पिछली बार स्कूल में बच्चे फंस गए थे बॉडी सर्च नाम के एक गेम में, जिसके अंदर उन्हें एक लाश को ढूंढना था। ये गेम जब तक खत्म नहीं होता जब तक लाश पूरी तरीके से नहीं मिल जाती, और साथ ही साथ एक ही दिन बार बार रिपीट होता रहता है, जिसमें एक इविल आत्मा बच्चों को हर रात मार डालती है ताकि वो लाश को ना ढूंढ सके। एनीवे पहले पार्ट में मीको नाम की एक 8 साल की लड़की की लाश को ढूंढना था, जिसकी एक घर के अंदर हत्या कर दी थी 30 साल पहले। जो मेन कैरेक्टर्स थे उनमें से आसुका नाम की एक लड़की को ताका हीरो नाम के लड़के से प्यार हो गया था। पर बात इतनी सी नहीं है। असल में जब बॉडी सर्च गेम खत्म हो जाता है और लाश मिल जाती है तो सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अब क्योंकि आसुका और ताका हीरो एक दूसरे को नहीं भूलना चाहते थे, तो ताका हीरो ने अपनी एक पिन को आसुका को दे दिया था। इसके बाद बॉडी सर्च गेम खत्म हो गया था। मीको की लाश मिल गई थी और सब लोग सब कुछ भूल गए थे। हालांकि एंड में आसुका और ताका हीरो को सब कुछ याद आ गया था उस पिन की वजह से। देन इसके बाद फाइनली दूसरे पार्ट में आसुका और ताका हीरो के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक शाम को अचानक आसुका ताका हीरो के सामने से धूल में बदलकर गायब हो जाती है। यानी दोस्तों करादा सगाशी का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये देखकर ताका हीरो के होश उड़ जाते हैं, पर बात इतनी सी नहीं थी। हम देखते हैं कि किसी वजह से इतिहास चेंज हो गया है। एक न्यूज़पेपर में मीको की हत्या की खबर अचानक चेंज हो जाती है और एक नई खबर सामने आती है जो थी आसुका के बारे में। दोस्तों इस नए इतिहास में आसुका को 8 साल की उम्र में मार दिया गया था एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर। यानी अब जो श्राप है वो एक नया करादा सगाशी का खेल शुरू करवाएगा। पर क्यों, इस बात का जवाब आपको हिला देगा। सीन अब आता है आसुका पे, जो बेचारी गायब होने के बाद पहुंच जाती है एक अंधेरी जगह पे, जहां पे उसे एक डिमोनिक आवाज आकर बोलती है करादा सगाशी का खेल एक बार फिर से शुरू होगा और इस बार आसुका के शरीर को ढूंढना होगा। अब आगे हम मिलते हैं दो बेस्ट फ्रेंड से, जिनके नाम है यामातो और रिकुतो। ये दोनों आज अपने स्कूल के साथ आए हुए थे एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर पिकनिक पे। तारीख थी 5 सितंबर और सब कुछ बहुत खुशहाल था। वहाँ पे रिकुतो को मिरेई नाम की एक लड़की से प्यार भी हो जाता है, पर वो बेचारा डर के मारे कभी उससे बात नहीं कर पाता। साथ ही साथ रिकुतो और यामातो का हमेशा मजाक उड़ाती थी मिसाकी नाम की एक लड़की, जो मार्शल आर्ट्स में चैंपियन थी। वहीं दूसरी तरफ हम वतारू नाम के एक शांत लड़के को भी देखते हैं, जो हमेशा गाने सुनता रहता है और किसी से भी बात नहीं करता। इस पिकनिक की भीड़ में ताका हीरो को भी हम देख पाते हैं, और शायद दोस्तों ताका हीरो ऑलरेडी जानता था कि आज रात करादा सगाशी का एक नया खेल शुरू होगा। एनीवे रिकु तो देखता है कि मिरेई ने अपना रुमाल गिरा दिया है और मौके का फायदा उठाकर वो उससे बात करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी एक छोटा बच्चा आकर रुमाल उठाकर उसे दे देता है। रिकु तो उदास हो जाता है, पर देन वो और यामामोतो देखते हैं एक छोटी लड़की को जो एक बंद जगह पर चली जाती है। सिर्फ वो जगह सेफ नहीं थी तो दोनों दोस्त जाते हैं लड़की को लेने के लिए, पर उस खंडर जगह पे वो लड़की जब सामने आती है तो वो निकलती है 8 साल वाली आसुका, जिसकी हत्या कर दी गई थी इस पार्क के अंदर।
आसुका दोनों लड़कों को बोलती है मेरी लाश को ढूंढो, जिसके बाद वो गायब हो जाती है। ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, पर दोनों लड़के इस पे ध्यान नहीं देते। देन पिकनिक खत्म हो जाती है और रात हो जाती है, पर अचानक रीकू तो अपने घर से टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है अम्यूजमेंट पार्क के अंदर। सिर्फ रीकू तो ही नहीं, वहां पे यामातो और मिसाकी भी मौजूद थे। तीनों लोग कंफ्यूज थे, जिसके बाद सामने आती है आरिसा नाम की एक और लड़की जो इस खेल में फंस गई थी, और एंड में आता है वातारू, वो शांत लड़का। पांचों लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर देन उन्हें एक जगह रखी मिलती है, एक खाली कफन, जिसे देखकर रीकू तो चौंक जाता है। असल में रीकू तो जानता था करादा सगाशी के खेल के बारे में, क्योंकि इस खेल की कहानियां स्कूलों में वायरल हो रखी थी। रीकुतो को अंदाजा था कि उन्हें एक लाश को ढूंढना होगा, वरना वो हर रात बार बार मारे जाएंगे। पर अभी रीकुतो की बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता। यहाँ पे अब आरिसा थोड़ी खुश थी और वो अपनी फोटोज वगैरह लेने के लिए चले जाती है। देन बाकी लोगों को दिखाई देती है एक छोटी लड़की एक बिल्डिंग के अंदर जाती हुई। रीकुतो, वतारू और मसाकी उस लड़की के पीछे भाग जाते हैं और यामातो जाता है आरिसा के पीछे। अब थोड़ी देर बाद बिल्डिंग के अंदर रीकुतो को शक था कि वो छोटी लड़की एक डेमोनिक आत्मा है जो सबको मार डालेगी, तो रीकुतो सबको मना कर रहा था आगे जाने के लिए, पर मिसाकी जाकर उस लड़की से बात करती है। हालांकि वो लड़की निकलती है डेमोनिक आसुका की आत्मा, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। ये देखते ही मिसाकी की रूह कांप जाती है और डेमोनिक आसुका कूद के हमला कर देती है वतारू पे। वो वतारू की हड्डियां तोड़ देती है एंड देन उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर देती है। बेचारा रीकू तो वही सीढ़ियों पे गिरकर डर के मारे रोने लगता है इस डिमोनिक मंजर को देखकर, पर मिसाकी उसे होश में लाकर भागती है। दोनों लोग निकल जाते हैं बिल्डिंग से बाहर अपनी जान बचाकर, और वहीं दूसरी तरफ आरिसा और यामामोतो हॉर्स राइड पे थे। आरिसा को फोटो खिंचवानी थी, पर उन दोनों पे ही उनका फोन नहीं था। देन अचानक यामातो गायब हो जाता है। आरिसा यामातो को ढूंढने लगती है, पर तभी वो राइड अपने आप चलने लगती है। आरिसा डर जाती है और जल्दी ही आरिसा की नजर पड़ती है यामातो पे, जिसे डिमोनिक आसुका ने ऑलरेडी बुरी तरीके से मार डाला था। देन आरिसा के पीछे आ जाती है वो इविल आत्मा, और वो आरिसा को भी मार डालती है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। सीन वापस आता है मिसाकी और रीकुतो पे, जो बहुत सारी डॉल्स के बीच में आकर फंस गए थे। फाइनली मिसाकी को यकीन हो गया था रीकुतो की बातों का, और जब वो दोनों छिप रहे थे तभी रीकुतो के ऊपर गिर जाता है आसुका की लाश का हाथ। मतलब उन्होंने ऑलरेडी एक बॉडी पार्ट ढूंढ लिया। रीकुतो के हिसाब से उन्हें इस हाथ को ले जाकर कफन में रखना होगा, पर इससे पहले वो दोनों कुछ भी कर पाते, डिमोनिक आत्मा आ जाती है और वो हमला कर देती है मिसाकी पे। वो मिसाकी की खोपड़ी फोड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालती है एंड देन वो पकड़ लेती है रीकुतो को, जिसका सर वो दे मारती है कांच के अंदर। अब रीकुतो मरते ही जाग जाता है 5 सितंबर की सुबह स्कूल बस में, यानी करादा सगाशी का खेल फिर से शुरू हो गया। वो यामातो को उठाता है और वो भी डरा हुआ था। पिकनिक ट्रिप एक बार फिर से सेम टू सेम तरीके से होने लगती है, पर पांचों के पांचों बच्चे डरे हुए थे। जल्दी ही पांचों बैठकर मीटिंग करते हैं और रीकुतो और यामातो बताते हैं करादा सगाशी के श्राप के बारे में, कि कैसे उन्हें लाश को ढूंढना होगा, और जब तक वो लाश नहीं ढूंढ लेंगे वो इस खेल से बच नहीं पाएंगे। यहाँ से सीन आता है आसुका पे, जिसे उस काली दुनिया में मिलता है वो लाल पत्थर जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। यानी दोस्तों आसुका की असली आत्मा उस जगह पे फंसी हुई है जहाँ पे करादा सगाशी का श्राप सबसे पहले शुरू हुआ था। देन तभी आसुका को एक आवाज बोलती है कि वो लाल पत्थर खून के लिए प्यासा है, और दोस्तों वो आवाज थी एक औरत की जो आधी पत्थर में बदल चुकी थी, जिसे देखकर आसुका डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से पांचों बच्चों के लिए करादा सगाशी का खेल शुरू हो जाता है, और इस बार पांचों लोग निकल जाते हैं लाश को ढूंढने के लिए। आरिसा इस बीच में टकरा जाती है यामामोतो से, और दोस्तों यामामोतो को ऑलरेडी लाश का एक हिस्सा मिल गया था। उन्हें अब इस हिस्से को वापस कफन में ले जाकर रखना होगा और कुछ नहीं। पर तभी वहां पे आ जाती है डिमोनिक आसुका। दोनों लोग छिप जाते हैं और आसुका ने ऑलरेडी वतारू को मार डाला था। थोड़ी देर तक दोनों लोग बचते रहते हैं, पर देन आसुका उन्हें देख लेती है। वो भागते हैं अपनी जान बचाकर, पर टकरा जाते हैं वतारू की लाश से। देन इससे पहले वो लोग किचन से निकल पाते, दरवाजा बंद कर देता है आकर ताकाहीरो।
और डिमोनिक आसुका एक ही पल में दोनों लोगों को मार डालती है। सीन आता है रिकुतो पे, जो टकरा जाता है मिसाकी से, जिसे लाश का सर मिल गया था। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और सामने आ जाती है डिमोनिक आसुका। दोनों भागते अपनी जान बचाकर और वो लोग सक्सेसफुली तरीके से पहुंच जाते हैं कफन के पास, पर एंड टाइम पे उन्हें रोक देता है ताकाहीरो। ताकाहीरो दोनों को बोलता है कि उन लोगों को करादा सगाशी का खेल रोकना होगा, जिसके बाद डिमोनिक आसुका आ जाती है और वो रिकुतो को अपने हाथ से स्टैब कर कर बुरी तरीके से मार डालती है। मिसाकी आसुका से लड़ने की कोशिश करती है, पर वो बेचारी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। हालांकि दोस्तों, मिसाकी को यहाँ पे मरने में थोड़ा टाइम लगता है और उस टाइम में मिसाकी को दिखाई देता है एक विजन, जिसमें था वो लाल पत्थर, मूवी की शुरुआत वाला रिचुअल और एक आइलैंड, यानी वो रिचुअल जो हुआ था वो किसी आइलैंड पे हुआ होगा। इसके बाद मिसाकी जाग जाती है बस में। खेल एक बार फिर से रीसेट हो जाता है। सब लोग तुरंत मीटिंग बिठाते हैं और बात करते हैं ताकाहीरो के बारे में, जिसने कल रात को सबका खेल जानबूझकर बिगाड़ दिया था। मिसाकी अपने विजन के बारे में भी यहाँ पे बताती है एंड देन इंटरनेट से उन्हें पता चलता है ताकाहीरो के बारे में। दोस्तों, एक आर्टिकल के हिसाब से ताकाहीरो ने करादा सगाशी का खेल खेला था 3 साल पहले और उसी की वजह से कहानियां वायरल हुई थी, पर ताकाहीरो पे किसी को यकीन नहीं हुआ था। उन सबको देन ताकाहीरो की एक दोस्त के बारे में भी पता चलता है, जिसे सालों पहले इसी अम्यूजमेंट पार्क में मार डाला था, और वो दोस्त थी आसुका। हालांकि इन लोगों में से अभी कोई नहीं जानता कि इतिहास चेंज हो गया था और इसलिए ये नई खबर छपी हुई है। देन तभी वहां पे आ जाता है ताकाहीरो और उसे देखते ही सब लोग भागते हैं, पर ताकाहीरो सबको रोकता है और अब उन्हें ले जाता है अपने साथ बिना कुछ बताए। स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर एंड में वो पहुंचते हैं ताकाहीरो के घर, जहां पे उसने करादा सगाशी खेल के बारे में सारी रिसर्च कर रखी थी। ताकाहीरो बताता है पूरी कहानी कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने इस खेल के अंदर मीको नाम की एक लड़की की लाश को ढूंढा था, पर खेल खत्म होने के बाद ताकाहीरो की लवर आसुका अचानक गायब हो गई थी और इतिहास चेंज हो गया था। इस नई दुनिया में अब आसुका मर चुकी है, वो भी सालों पहले अम्यूजमेंट पार्क के अंदर, जिससे ताकाहीरो को समझ आ गई थी एक इम्पोर्टेंट बात कि करादा सगाशी कोई खेल नहीं है, ये एक श्राप है और ये श्राप खेल खत्म होने के बाद खत्म नहीं होता। खेल खत्म होते ही श्राप चले जाता है किसी और इंसान के ऊपर, क्योंकि दोस्तों इस नई दुनिया के अंदर आसुका तो मर गई थी, पर मीको, वो लड़की जिसकी लाश पहले पार्ट में ढूंढी गई थी, वो लड़की इस नई दुनिया के अंदर जिंदा है। यानी श्राप आसुका पे ट्रांसफर हो गया था और अब जैसे ही ये 5 दोस्त आसुका की लाश को ढूंढ लेंगे, वैसे ही आसुका जिंदा हो जाएगी और ये श्राप किसी और को लग जाएगा और वो इंसान गायब हो जाएगा। ताकाहीरो ने इन बच्चों का खेल इसलिए ही बिगाड़ा था क्योंकि वो चाहता है श्राप को जड़ से खत्म करना, ताकि कोई भी इंसान गायब ना हो। अब यही सारी बातें दूसरी तरफ वो आधी पत्थर बन चुकी औरत बता रही थी आसुका को। आसुका भी श्राप को खत्म करना चाहती थी और औरत के हिसाब से इस जगह पे एक रिचुअल करा गया था एक लाश के ऊपर। वो रिचुअल था लाश को दोबारा जिंदा करने के लिए, जिसके अंदर लाल चमत्कारी पत्थर का इस्तेमाल किया गया था और इसी रिचुअल की वजह से करादा सगाशी का श्राप स्टार्ट हुआ था, पर कैसे ये कोई नहीं जानता। औरत के हिसाब से अगर आसुका उस लाल पत्थर को तोड़ देगी तो श्राप खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ताकाहीरो भी लाल पत्थर के बारे में बताता है 5 स्टूडेंट्स को, जिसके साथ एक रिचुअल करा गया था, पर दोस्तों ताकाहीरो नहीं जानता था कि वो पत्थर कहाँ पे है। हालांकि जब मिसाकी ताकाहीरो की रिसर्च देख रही थी तभी उसे दिखाई देता है वो आइलैंड, जिससे वो समझ जाती है कि शायद वो लाल पत्थर उसी आइलैंड पे होगा। ताकाहीरो का मकसद था उस पत्थर को ढूंढकर श्राप को खत्म करने का, और इसलिए अब सब लोग निकल जाते हैं आइलैंड की तरफ यामातो के पापा की बोट पे। टर्न्स आउट यामातो की फैमिली बड़ी अमीर थी। यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की खुशी देखकर ताकाहीरो को भी अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जिसके बाद सब लोग निकल जाते हैं समुद्र में। रास्ते में ताकाहीरो रिकुतो को अपनी वो पिन दिखाता है और बताता है कि कैसे वो इस पिन की वजह से पुरानी बातों को अभी तक नहीं भूला, क्योंकि दोस्तों अगर ताकाहीरो सब कुछ भूल जाता तो शायद ये श्राप कभी भी खत्म नहीं हो पाता। एनीवे, सब लोग पहुंचते हैं आइलैंड पे और ने वो रिचुअल वाली गुफा भी मिल जाती है, पर वहां पे वो लाल पत्थर नहीं था, क्योंकि उस लाल पत्थर ने खुद को छिपा रखा था उस श्रापित दुनिया में जहाँ पे आसुका इस वक्त कैद है।
देन सब लोग लाल पत्थर को ढूंढने लगते हैं और वही दूसरी तरफ पत्थर वाली औरत आसुका को बताती है कि जितनी बार लोग करादा सगाशी खेल में मारे जाते हैं उतनी बार उनका खून इस लाल पत्थर के अंदर जमा हो जाता है। अगर आसुका ने उस पत्थर को तोड़ दिया तो रिचुअल खत्म हो जाएगा। पर एक बात यहाँ पर थी अजीब, क्योंकि औरत के हिसाब से पहले भी बहुत लोग इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, पर पत्थर के अंदर से श्रापित खून बाहर निकलता है और वो इंसान को बदल देता है पत्थर में। यानी इस पत्थर को तोड़ना आसान काम नहीं था। देन आसुका जाकर पत्थर को टच करती है, जिससे अचानक होता है एक चमत्कार और वो लाल पत्थर रियल दुनिया में सामने आ जाता है ताकाहीरो के। इस सीन में उस पत्थर के जरिए ताकाहीरो आसुका को देख पाता है, पर आसुका इस मौके को बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। आसुका ताकाहीरो को बताती है एक प्लान ये था कि आज रात को ताकाहीरो को आसुका की लाश को ढूंढना होगा खेल में, और सेम टाइम पे आसुका पत्थर नष्ट कर देगी, और अगर वो दोनों ये काम सेम टाइम पे करेंगे तो शायद श्राप खत्म हो जाएगा। ये सब बताते ही आसुका गायब हो जाती है और ताकाहीरो फैसला करता है करादा सगाशी खेल को खत्म करने का। नाउ सब लोग प्लान बनाते हैं कि उन्हें बॉडी पार्ट्स को कैसे कैसे ढूंढना है, और इस सबके बीच में वातारू भी सबसे बात करने लगता है। एनीवे रात होती है और शुरू होता है करादा सगाशी एक बार फिर से। सब लोग इस बार मस्ती भी करते हैं, पर साथ में बॉडी पार्ट्स को भी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे उन्हें बॉडी मिलने लगती है, और क्योंकि हर रात गेम रीसेट हो रहा था तो रीकू तो भी हर दिन मिरेल का रुमाल सही टाइम पे उठाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। सेम टाइम पे हर रात डिमोनिक आसुका सारे के सारे बच्चों को बहुत बुरी तरीके से कुचल कुचल कर मार रही थी। इवन ताकाहीरो को भी, यानी वो भी करादा सगाशी के खेल में फंसा हुआ था, जो बात अभी ही हमें पता चली है। सब लोग दर्जनों बार मारे जाते हैं, पर वो एक एक कर कर सारे बॉडी पार्ट्स को ढूंढ निकालते हैं, और एंड में बचता है लाश का आखिरी पैर। इस खेल में रीको तो मिरेई को धीरे धीरे इम्प्रेस भी कर लेता है हर दिन, और एक बार वातारू भी खुलकर सबके सामने आता है। वो एक रॉक एंड रोल वाला लड़का था जिसे धमाकेदार म्यूजिक पसंद है। सबकी दोस्ती भी बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है। एंड एनीवे एक दिन सब लोग चीजें प्लान कर रहे थे जब ताकाहीरो को पास्ट के विजन्स आने लगते हैं। हमें पता चलता है कि इस नई दुनिया में जब आसुका मरी थी ना, तो उसके साथ ताकाहीरो मौजूद था। ऑब्वियसली ये सब कुछ रियल में नहीं हुआ था, पर ताकाहीरो की याददाश्त भी श्राप की वजह से बदल गई थी, और वो याद कर सकता था कि कैसे किलर ने आसुका को मार डाला था। अब आज रात थी एक आखिरी रात जब लाश का पैर मिलने वाला था, और उन लोगों ने सिर्फ रोलर कोस्टर को चेक नहीं किया था, क्योंकि वो रोलर कोस्टर सबसे ऊंचाई पे बंद रहता है। इसलिए रात में वो लोग दो टीमों में बंट जाते हैं। यामातो, आरिसा और वातारू जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले कमरे में रोलर कोस्टर को चालू करने के लिए, और बाकी लोग रोलर कोस्टर का नीचे ही इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अजीब औरत आसुका को बता देती है कि आज आखिरी रात है करादा सगाशी खेल की, तो आज रात ही आसुका को पत्थर तोड़ना होगा। अब आसुका जाती है और वो लाल पत्थर को बड़े बड़े पत्थरों से मारने लगती है, पर वो पत्थर बहुत ज्यादा मजबूत था। बड़ी मुश्किल से लाल पत्थर में एक छोटा सा छेद हो पाता है, जिसके अंदर से निकलने लगता है खून, और उस खून से आसुका की खाल जलने लगती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये सब देखकर वो अजीब औरत बड़ी खुश हो रही थी, जिससे ये साफ था कि शायद इस औरत के इरादे डिमोनिक हैं। वही रियल दुनिया में वतारू बिजली चालू करने का स्विच ढूंढ रहा था कि तभी डिमोनिक आसुका उसे पकड़कर मार डालती है। आरिसा के साथ भी पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और उसे जमीन पे पड़ा मिलता है खून, जिसके बाद इविल आत्मा छत पे से ही आरिसा का पीछा करने लगती है उल्टा चलते हुए। आरिसा भागती अपनी जान बचाकर, और एंड टाइम पे आरिसा को बचा लेता है यामातो। वो आसुका के ऊपर गिरा देता है एक शेल्फ, पर आसुका यामातो को उड़ाकर दूर फेंक देती है। आसुका देन घायल यामातो पे डिमोनिक तरीके से हमला कर देती है, पर यामातो आसुका को लगा देता है एक बिजली की तार से जोर का झटका। यामातो और आरिसा बच जाते हैं, पर देन इविल आसुका एक बार फिर से आ जाती है सामने। वो आकर यामातो और आरिसा दोनों को ही
एक ही झटके में अब मार डालती है। सीन आता है मिसाकी, रिकुतो और ताकाहीरो पे, जो बिजली आने का इंतजार कर रहे थे रोलर कोस्टर के पास, और लकीली बिजली आ जाती है क्योंकि दूसरी तरफ मरने से पहले वातारू ने किसी तरीके से बिजली चालू कर दी थी। मिसाकी अब तुरंत रोलर कोस्टर को नीचे बुलाती है और वहीं उस काली दुनिया के अंदर आसुका उस पत्थर को फाइनली तोड़ डालती है। पत्थर टूटते ही आसुका चिपक जाती है एक दीवार से और वो क्रीपी औरत दीवार से आजाद हो जाती है। यानी दोस्तों शायद ये सब कुछ इस क्रीपी औरत का प्लान था। पत्थर टूटने की वजह से अचानक रियल दुनिया के आसमान में आ जाती है एक बहुत बड़ी दरार। सब कुछ हिलने लगता है एंड बैम, अचानक करादा सगाशी का खेल बीच में ही रुककर खत्म हो जाता है और हो जाती है 6 सितंबर की सुबह। यानी दोस्तों पत्थर टूटने की वजह से खेल बीच में ही अधूरा खत्म हो गया। आसुका की लाश भी नहीं मिल पाई और वातारू, आरिसा और यामातो भी मारे गए, और ये सब कुछ हुआ था उस क्रीपी औरत की वजह से जिसका राज जल्दी ही खुलने वाला है। अब सुबह सुबह रिकुतो, मिसाकी और ताकाहीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि करादा सगाशी का खेल बीच में कैसे रुक गया। ताकाहीरो तो बिल्कुल टूट जाता है और वो निराश होकर बैठ जाता है जाके एक बीच पे, जहाँ पे ताकाहीरो के पास आता है आत्सुशी, जो पहले पार्ट में एक मेन कैरेक्टर था। आत्सुशी को करादा सगाशी के बारे में कुछ भी याद नहीं था और उसे लग रहा था कि ताकाहीरो अपनी दोस्त की मौत से डिप्रेस्ड है जो 8 साल की उम्र में मारी गई थी। पर यहाँ पे आत्सुशी सिर्फ आसुका का नाम नहीं लेता। आत्सुशी की बातों के हिसाब से 4 बच्चे मारे गए थे अम्यूजमेंट पार्क में, सिर्फ एक नहीं, जिससे ताकाहीरो हो जाता है कंफ्यूज्ड। ताकाहीरो देन इंटरनेट पे सर्च करता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक और बार फिर से इतिहास बदल गया था और इस नए इतिहास में आसुका के साथ साथ यामातो, वतारू और आरिसा भी किलर ने मार डाले थे अम्यूजमेंट पार्क के अंदर सालों पहले। पर साथ ही साथ किलर पहले एक लड़का था पर अब इस बार एक लड़की है। ताकाहीरो तुरंत अब जाता है उस किलर से मिलने एक पागल खाने में, और वो किलर निकलती है हिरोकी नाम की एक लड़की। और दोस्तों हिरोकी और कोई नहीं, वो ही डिमोनिक औरत है। ताकाहीरो हिरोकी से पूछता है कि वो कौन है, पर हिरोकी बताने लगती है कि उसने बच्चों को नहीं मारा था। और यहाँ पे खुलती है करादा सगाशी खेल की सबसे बड़ी मिस्ट्री, जिसे मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये जो हिरोकी है ना, ये असल में एक कल्ट लीडर थी थ्योरी के हिसाब से। उसी कल्ट को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। हिरोकी मर गई थी और कल्ट वाले उसे लाल पत्थर का इस्तेमाल कर जिंदा करना चाहते थे, पर उस रिचुअल की वजह से करादा सगाशी के श्राप का जन्म हुआ था और हिरोकी की आत्मा फंस गई थी उस काली दुनिया के अंदर। देन उस दिन के बाद से हिरोकी की आत्मा चाहती थी कि करादा सगाशी का खेल खत्म हो जाए, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो रियल दुनिया में वापस लौट सकती थी इंसान बनकर। पर हिरोकी के साथ जितने भी लोग आज तक फंस रहे थे, उनमें से कोई भी लाल पत्थर को तोड़ नहीं पाया था। पर आसुका ने सक्सेसफुल तरीके से लाल पत्थर तोड़ दिया था, क्योंकि उसके पास थी ताकाहीरो की प्यार की शक्ति। पत्थर टूटने के बाद करादा सगाशी का खेल खत्म हो गया, पर श्राप खत्म नहीं हुआ। हिरोकी उस श्रापित दुनिया से बाहर निकल आई, पर जब वो वापस लौटी तो श्राप ने हिरोकी को बदल दिया एक सीरियल किलर में, और उसने ऑलरेडी आसुका, यामातो, आरिसा और वतारू को बचपन वाले रूप में मार डाला था। देन हिरोकी को गिरफ्तार कर डाल दिया था पागल खाने में, जहाँ पे वो सालों से बंद है। पर आज हिरोकी ताकाहीरो को देती है उस लाल पत्थर का एक टुकड़ा। हिरोकी ताकाहीरो को बताती है कि ये पत्थर श्राप को खत्म करने की एक आखिरी ताकत रखता है, क्योंकि दोस्तों हिरोकी खुद चाहती थी कि श्राप खत्म हो जाए, वरना वो बेचारी पूरी जिंदगी पागल खाने में कैद रहेगी, जबकि उसने बच्चों को मारा तक नहीं था। अब जो हिरोकी ने पत्थर दिया है उस पे ताकाहीरो को करना होगा एक रक्त बलिदान, जिससे करादा सगाशी खेल की एक आखिरी रात तैयार हो जाएगी। उस आखिरी रात में सबको आसुका की लाश को ढूंढना होगा, पर अगर आखिरी रात के दौरान वो लोग मारे जाएंगे तो वो कभी जिंदा नहीं होंगे। मतलब ये सब कुछ बस एक आखिरी मौका था श्राप खत्म करने का। ताकाहीरो ये सब कुछ जाकर बताता है रिकुतो और मिसाकी को, और वो दोनों ही मान जाते हैं आखिरी रात खेलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आसुका को हम देखते हैं जो अब धीरे धीरे पत्थर में बदल रही थी, और साथ ही में ताकाहीरो कर देता है उस लाल पत्थर पे रक्त बलिदान एक आखिरी रात के मौके के लिए। देन फाइनली करादा सगाशी का खेल शुरू
शुरू होता है लास्ट टाइम और इस बार मिसाकी रोलर कोस्टर को नीचे बुला लेती है। वो ताकाहिरो और रीकू तो तुरंत आखिरी बॉडी पार्ट को ढूंढने लगते हैं, पर अगर आज वो लोग मारे जाएंगे तो वो सच में मारे जाएंगे। देन जल्दी ही डिमोनिक आसुका छत से नीचे गिरकर हमला कर देती है रीकुतो पे। ताकाहिरो उसे बचाने की कोशिश करता है पर डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर था, जो एंड में रीकुतो को बुरी तरीके से स्टैब कर मार डालता है। इस लड़ाई के बीच में रोलर कोस्टर भी माल फंक्शन कर जाता है। वो चलने लगता है और मिसाकी और ताकाहिरो उस पे चढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से वो पैर ढूंढना था। अब दोस्तों चलती हुई राइड पे ही वो दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं और एंड में ताकाहिरो को मिल जाता है लाश का पैर, पर देन आ जाती है डिमोनिक आसुका। राइड भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और इस लड़ाई में आसुका मिसाकी को बुरी तरीके से घायल कर देती है और ताकाहिरो देन आसुका को धक्का देकर बाहर फेंक देता है राइड से। देन राइड खत्म होते होते बेचारी मिसाकी भी मारी जाती है और अब जो करना था वो ताकाहिरो को करना था। ताकाहिरो भागता है तुरंत उस पैर को लेकर कफन की तरफ, पर बीच में आ जाती है डिमोनिक आसुका। वो हमला कर देती है ताकाहिरो पे और उसे स्टैब कर उसका गला दबाने लगती है और वहीं दूसरी तरफ आसुका को समझ आने लगता है कि वो बच नहीं पाएगी। आसुका वो बातें याद करने लगती है जब बचपन में वो और ताकाहिरो अम्यूजमेंट पार्क घूमने गए थे और उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश थी और ये सेम बातें ताकाहिरो भी प्रेजेंट में याद करने लगता है, जिससे एक बार फिर से प्यार की शक्ति काम आ जाती है और ताकाहिरो हिम्मत कर डिमोनिक आसुका को दूर फेंक देता है और लड़ाई दोबारा से करता है। इन दी एंड वो आसुका पे डाल देता है एक तेल से सना हुआ कपड़ा जिसमें वो आग लगा देता है और आसुका को फेंक देता है कूड़े के ट्रक में, जिसमें वो डिमोनिक लड़की जलकर कटकर बुरी तरीके से मारी जाती है। फाइनली ताकाहिरो लाश का आखिरी हिस्सा रखकर करादा सगाशी का गेम जीत जाता है एंड बैम, एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अगला दिन था 6 सितंबर और सारे बच्चे जिंदा हो गए थे और आज वो लोग वापस आए थे अम्यूजमेंट पार्क में। दोस्तों उन पांचों दोस्तों को लग रहा था कि वो कुछ भूल आए हैं पिकनिक पे, पर किसी को याद नहीं आ रहा था कि वो चीज क्या है। यानी सबकी याददाश्त जा चुकी है और ने कुछ भी याद नहीं कि उन्होंने करादा सगाशी गेम को खेला था। वहीं दूसरी तरफ ताकाहिरो पहुंचता है उसी जगह पे जहाँ पे 3 साल पहले आसुका गायब हुई थी और फाइनली अब आसुका उसके सामने वापस आ जाती है। ताकाहिरो ने करादा सगाशी के श्राप को फाइनली हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और अब कोई भी इंसान गायब नहीं होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जब आसुका वापस आती है ना तो ताकाहिरो भी 3 साल पहले के टाइम पे ही पहुंच जाता है जब वो गायब हुई थी। यानी कि उनकी लाइफ में अब सब कुछ वैसा होगा जैसे कभी आसुका गायब हुई ही नहीं, क्योंकि श्राप खत्म हो गया था और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर ठहर जाओ, पोस्ट क्रेडिट सीन अभी बाकी है। पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम पोस्ट क्रेडिट सीन में जाते हैं कुछ सालों आगे, जहाँ पे रीकुतो और यामातो अब कॉलेज में आ गए थे। देन आज अचानक न्यूज आती है कि एक अजीब सा डीमन रियल दुनिया में लोगों को मार रहा है। लोगों के हिसाब से वो डीमन करादा सगाशी के खेल से बाहर निकला है। हम लोग दो पुलिस वालों को भी देख पाते हैं जो आते हैं एक बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहाँ पे हर जगह लाशें पड़ी हुई थी और एंड में वो डीमन आकर पुलिस वालों को भी बुरी तरीके से मार डालता है। यानी श्राप तो खत्म हो गया, पर अब वो डीमन रियल दुनिया में आजाद हो गया था। पर कैसे, ये शायद हमें तीसरे पार्ट में पता चलेगा। ये था पूरा रीकैप करादा सगाशी द लास्ट नाइट मूवी का। और हाँ, ये मूवी प्लॉट वाइज तो अच्छी थी पर देखने में उतनी मजेदार नहीं थी जितना पहला पार्ट था। इस मूवी में हम लोग फोकस करते हैं श्राप को खत्म करने के ऊपर और ताकाहिरो की लव स्टोरी पे, पर पहले पार्ट में प्योर हॉरर था और साथ ही साथ पहले पार्ट से कुछ चीजें मैच नहीं हो रही थी सेकंड पार्ट में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, पर मैं इस मूवी को दे रहा हूँ 5 आउट ऑफ 10। मैं हूँ कैश और आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट और रिकैप चैनल है। और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। मैं इस चैनल के अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और मैं सबका रिप्लाई करता हूँ पर्सनली इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि अब मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।